हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आजम। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम इस टॉपिक पे आ गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर. I will definitely try to finish the chapter today. Otherwise, for sure, in next video, the chapter will be completed. For so long we are doing this chapter. But अच्छी बात यह है कि हम धीरे चल रहे हैं मगर सशक्त और सही डायरेक्शन में चल रहे हैं. आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था इम्प्लांटेशन के बारे में, यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवा था, जो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना, जाइगोट से मोरेला बना, मतलब क्लीवेज करके मोरेला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस जिसे हम कहते हैं वो जाके एम्बेड हो गया, चिपक गया, इम्प्लांट हो गया. तो जो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो का, अब हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे, जाइगोट नहीं कहेंगे. एम्ब्रियो कहेंगे. कब तक एम्ब्रियो कहेंगे? 2 महीने तक, जब तक उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू ना हो जाए, उसके डिफरेंट ऑर्गेन बनना शुरू ना हो जाए. जब डिफरेंट ऑर्गेन्स बनने लगेंगे तब हम उसे फीटस बोलेंगे. याद रखिएगा, पहले जाइगोट फिर एम्ब्रियो बोलेंगे, 2 महीने के बाद उसे हम फीटस बोलना शुरू करेंगे. इम्प्लांटेशन वाली जितने भी नाटक था वो सब 1 महीने में हो गया, 1 हफ्ते में हो गया था. ओवर रिलीज हुआ, फर्टिलाइज हुआ, पहुंचते पहुंचते एंडोमेट्रियम तक पहुंचा, एम्बेड हो गया 1 हफ्ते के अंदर, यानी 7वें दिन. उसी दिन HCG निकल गया था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और प्रेगनेंसी किट के जरिए चेक करके बताया जा सकता था कि नाउ द वीमेन इज प्रेग्नेंट. प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे था वो, ठीक है. उससे पहले वो फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपने पढ़ा जब तक ये चिपका नहीं, ठीक है. बाकी ये सभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, सारी चीज़ें. लेकिन फर्स्ट जैसे ही अटैच हुआ HCG उसने निकाला. ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन था, इसका काम क्या हुआ? 7वें दिन इम्प्लांट हुआ है. तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन बचता है, फिर डिजेनरेट हो जाता है. लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को हमें बचा के रखना है. क्यों? क्योंकि जो फीटस चिपका है ना, जो सॉरी एम्ब्रियो चिपका है ना, इसके चिपके रहने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बहुत ज़रूरी है. भाई एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. अगर एंडोमेट्रियम टूट गया तो भैया जो इम्प्लांट हुआ है, जो एम्ब्रियो है, वो तो बाहर निकल आएगा. हमें प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रखना है. तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है ना, ये निकालने लगेगा क्या? HCG, ठीक है. ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे. कब तक ये नाटक चलेगा? फॉर 2 मंथ्स मिनिमम. 3rd मंथ से प्लेसेंटा इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुका होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, हेल्प करता है. उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं. ये बिल्कुल इंसानी फितरत वाली बात हो जाती है कि काम अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. इसलिए अगर प्रेगनेंसी हो गई है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है और शुरू के 2 महीने के अंदर ओवरीज निकाल ली जाए फीमेल की, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जो हुआ था, जो इम्प्लांटेशन हुआ, तो डिटैच हो जाएगा, फीटस बाहर आ जाएगा बॉडी से, एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से. किसकी मदद से? कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से. एक चीज मैंने लास्ट टाइम पे बताई थी, जोना पैलिसोडा नहीं हटती है फैलोपियन ट्यूब में, वो जाके हटती है एंडोमेट्रियम पे, डिजेनरेट होती है. क्यों? अगर उससे पहले वो बर्स्ट हो जाएगी, हट जाएगी, तो वो कहीं पे भी चिपक जाएगा. यानी यूट्रस को छोड़ के जो तुम्हारा जाइगोट है, अगर वो कहीं और चिपक जाता है या एम्ब्रियो कहीं और चिपक जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नुकसान क्या है कि उस जगह पे फीटस बड़ा होगा, ग्रो करेगा, उस जगह को फाड़ देगा. फैलोपियन छोटी सी ट्यूब है, फट जाएगी, तो फीमेल माइट बिकम इनफर्टाइल फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट वेयर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज टेकिंग प्लेस. सो व्हाट आई मीन टू से, वी विल स्टार्ट अ हेल्दी प्रेगनेंसी. एंड हेल्दी प्रेगनेंसी मतलब एक ऐसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो यूट्रस में ही हुई है. लास्ट इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर क्या था? ये एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट वॉल थी, ये डिवाइड हो गई थी एक और सेल में बाहर की तरफ. ये जो था, ये था ट्रोफोब्लास्ट. अंदर वाला जो ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर आ गई थी, एक ये बाहर आ गई थी सेल, ये सिंगल सेल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और वो साइटोप्लाज्म में कैरियोगेमी होती जा रही है. कैरियोगेमी बोले तो न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं. क्लास 11 में मैंने आपको बताई थी एक कंडीशन, सिंसीशियम कंडीशन. आई होप यू रिमेंबर कि एक साइटोप्लाज्म का पूल होता है, उसके अंदर कैरियोगेमी होती जा रही है. एक न्यूक्लियस टूटा 2 में, फिर 2 4 में, 4 8 8 16 16 32 32 34 64
128। ये डिवीजन होता जा रहा है, यानी बाहर वाली ये सिंगल सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पूल है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जा रहे हैं। अंदर वाली पूरी नॉर्मल सेल है, ये इस दोनों ही ट्रोफोप्लास्ट के पार्ट है। तो बाहर वाली जो ट्रोफोप्लास्ट है ये वाली, जिसमें सिंसीशियम कंडीशन आ गई है, इसको बेटा हम बोलेंगे सिंशियोट्रोफोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। और जो ये अंदर वाली है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ट्रोफोप्लास्ट है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, यानी सेल डिवीजन प्रॉपर होकर ये बना है। इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। पानी वानी लेके बैठो, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। एक भी चीज अगर मिस करी तो प्रेगनेंसी समझ में नहीं आएगी। ये जो तुम्हारा सिंशियोट्रोफोप्लास्ट है ना, इसी के पास होते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ये क्या करते हैं? ये अटैच होते हैं यूट्रस से और अटैचमेंट देते हैं, फेविकॉल सेल भी जिन्हें हम कहते हैं। इसी से फिर वो बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा से पहले कई लेयर्स बनेंगी, कोरियन वगैरह, अभी सब बताएंगे कैसे क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक है, इसी के अंदर बेटा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक सेल्स थी, जो आपको याद हो मैंने आपको बताया था, एम्ब्रियोब्लास्ट था, जिसका दूसरा नाम क्या था मेरे बच्चों? ये एम्ब्रियोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या था? यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट प्रेजेंट था, इसका दूसरा नाम एनसीईआरटी में जो दिया है वो इनर सेल मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनर सेल मास। यह इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन का काम, नरिशमेंट का काम, इन सारी चीजों में हेल्प करेंगी। असल मकसद जो एम्ब्रियो, जो बच्चा बन के पैदा होगा, आंख नाक कान मुंह गुर्दे के साथ, वो बच्चा हमारा कहाँ से आ रहा है? इनर सेल मास से आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा? इनर सेल मास से। तुम लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखते रहना, कमेंट सेक्शन ओपन कर रहे हैं तो हम देखते रहेंगे। ओके, हाँ, तो हमने क्या पढ़ाया? ये तुम्हारा बेटा ब्लास्टोसिस स्टेज है, ब्लास्टुला के बाद वाली हम बात कर रहे हैं। ये बची हुई कैविटी, ये सब क्या है तुम्हारी? यहाँ पे कैविटी है ना, ब्लास्टोसील, अभी वो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, लिख देते हैं। चलो, ब्लास्टोसील कैविटी यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। ये बात हो रही है 7वें दिन की। ये जब अटैच हो चुका है, 8वें दिन से नाटक शुरू हो जाएगा, डिवीजन शुरू हो जाएगा। अब वो डिवीजन में क्या होगा? ये जो इनर सेल मास है ना तुम्हारा मेरे बच्चों, ये इनर सेल मास जो है ये डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ये सेल है इनर सेल मास, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो तरह की ग्रुप्स में, ऐसे कह लो, दो मास में आ जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग नाम हो जाएगा। जो ऊपर वाला इधर वाला है जो कि अटैच है उस साइड का, जो है किससे अटैच है? यूट्रस से जो साइड अटैच है उस साइड को बेटा हम क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एपीब्लास्ट। देखो, अगर एनसीईआरटी पढ़ाए ना तो ये मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक है, ऐसे उड़ जाएगा यूं, मगर आपको फंडा नहीं क्लियर होगा कि कहाँ से क्या हुआ मेरी जान, कैसे क्या बना। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, किस पार्ट से क्या बन रहा है, कैसे ये फीटस में कन्वर्ट होगा, कैसे ये पूरा मैच्योर बेबी बनेगा। ये एपीब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनर सेल मास, प्लस हाइपोब्लास्ट में। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के साथ साथ कैविटी अभी गई नहीं है, कैविटी अभी इसके अंदर है। कौन सी कैविटी? ब्लास्टोसील। अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को आप क्या समझ रहे हैं? एपीब्लास्ट, मान लीजिए ये एपीब्लास्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा? ऐसे फूल जाएगा, एक साइड ये रहा और एक इसकी कवरिंग ऐसे आ गई और बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? जैसे कि आप केक देखें, हम केक को कैसे रखते हैं? बढ़िया से फेंट के रखते हैं किसके अंदर? अवन में। उसके बाद जब हम निकालते हैं तो एक मोटी सी ऐसे ऊपर कवरिंग आ जाती है, यूं डोम शेप स्ट्रक्चर। बीच में क्या होता है? फ्लफीनेस। आप फ्लफीनेस की जगह ये समझे कि नीचे का बेस बचा, बीच में खाली है और ऊपर ऐसे कवरिंग है। इस तरीके का स्ट्रक्चर एपीब्लास्ट भी बना लेगी और हाइपोब्लास्ट भी बना लेगा 9th डे पे। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं? बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। चलो आगे बनाते हैं। ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट, ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, फिर हम बात कर रहे थे एपीब्लास्ट की और हाइपोब्लास्ट की। ये आपकी एपीब्लास्ट है और ये मेरे बच्चों इसके पड़ोस में क्या लगा हुआ है? हाइपोब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट भी ऐसे फूल जाएगी, अपनी अपनी ही सेल से ऐसे चारों तरफ ऐसे यूं बना लेगी एक स्ट्रक्चर।
ऐसे ही ये भी बना लेगा हाइपोब्लास्ट। बात समझ आ रही है? अब इनका नाम बदल जाएगा, सबकी ओरिजिन सेम है, सब चीजें वही है, गंगाधरी शक्तिमान है, बात समझ रहे हो? लेकिन अब हम नाम बदल रहे हैं, अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आसानी से पढ़ कैसे पाएंगे, डिफरेंट स्टेजेस को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है। अब अगर इसकी मेरी बच्चों बात की जाए तो जो ये मैंने बताया ना तुम्हारा एपीब्लास्ट, लेबल करते चलते हैं, पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे मेरे बच्चों तो ये सर के ऊपर से जाने वाली बात है। प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो सब आसानी से समझ में आएगा। हमेशा याद रखो, नए टॉपिक को पढ़ने के से पहले प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये वाली जो लेयर बनी है इसको हम बोलेंगे एमनियॉन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एमनियॉन। एमनियॉन बन गई। अब अंदर जो फ्लूइड इसके प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एक टॉपिक आप पढ़ेंगे अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एमनियोसिंथेसिस, जिसमें बच्चे की पैदाइश से पहले उसके सेक्स के बारे में पता कर लेते हैं, वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड से पता करते हैं, जो कि बैन है इंडिया में, होना भी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में तो बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर्स बता देते हैं यू आर गोइंग टू हैव बेबी गर्ल्स, अब वो बड़ा खुश हो जाते हैं, माँ सेलिब्रेशन, केक और दुनिया भर का बवाल। और अपने इंडिया में तो सेक्स रेशियो से आप अंदाज़ा लगा लें क्या करने की कोशिश करते हैं चंद लोग, चंद खराब लोग। ठीक, ये जो साइड है आपका हाइपोब्लास्ट का मेरे बच्चों, इससे बन जाएगा यॉर्क सैक। ये क्या बन जाएगा? यॉर्क सैक। ठीक है, यहीं पे फंक्शन बता देते हैं तुम लोगों को यॉर्क सैक के बारे में। यॉर्क सैक के लिए बेटा एक वर्ड यूज होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो अगर आपसे कोई पूछता है विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन embryogenesis, initial stage of embryogenesis, would you say the help in formation of blood? You will say it is yolk sac. It does hemopoiesis. ठीक है, hemopoiesis. I am not writing much of this stuff on the board because I need some extra space. अब क्या होगा? ये जो तुम्हारा यॉर्क सैक है ना, इसी की सेल, इसी की कुछ सेल्स बाहर निकल के ऐसे ऐसे बहुत सारा सेल का मास बना लेंगी। बचा हुआ जितनी कैविटी है, जितना स्पेस है ना, ये सारा का सारा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? यॉर्क सैक। इसी स्ट्रक्चर को, जो ये बनी हुई सेल्स बाहर आ गई यॉर्क सैक से, अब इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से इसको डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है। कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मच। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कहाँ पे आ गए? अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ट्रोफोब्लास्ट, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, एपीब्लास्ट के ऊपर आ गई एमनियॉन, ये हाइपोब्लास्ट, इसके ऊपर यॉर्क सैक। इस यॉर्क सैक से निकल के बहुत सारी सेल बाहर भी आ गई हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अब क्या होगा? इसमें कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। यॉर्क सैक से जो सेल्स बाहर आई हैं, जिन्होंने बनाया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बनाया है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या करेंगी? दूर दूर बना देंगे। ये सब कैविटी हो गई। अब ये किनारे किनारे अरेंज हो जाएंगे। इसके कहाँ कहाँ अरेंज हो जाएंगी? कॉर्नर्स पे, ऐसे किनारे। और यहाँ से जो ये आपका एपीब्लास्ट है ना मेरे बच्चों, ये जो एपीब्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से एक ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगा। ठीक है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगा। ये कुछ नहीं है, यही फ्यूचर की अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आगे चल के प्लेसेंटा से अटैच होगी। ठीक है, पार्चुरेशन में बताऊंगा कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंस जाती है। मूवीज़ में आपने देखा होगा, बच्चे के गले में फंदा पड़ गया है और जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस टाइप के जो स्टफ है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यही आगे चल के कनेक्ट होगी किससे? मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना कॉर्ड लाइक, यही अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो जाएगी आगे चल के प्लेसेंटा से। चलो इतने की हम लेबलिंग कर लेते हैं। प्रीवियस लेबलिंग्स कुछ नहीं कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। चलो कर ही देते हैं। ये वाली क्या थी? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो अंदर इसके ये वाली लेयर है हमारी, ठीक है, पूरी ऐसे सेल से बनी हुई। ये आप अंडरस्टूड है कि ये सब सेल्स की बनी हुई है। ये हमारी क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है मेरे बच्चों, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, इसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा ये जो रेड से मैंने बनाया है, ये यॉर्क सेक से ही बाहर आई हुई सेल थी, फिर कैविटी बनी थी एक स्टेज में, उसके बाद ये कॉर्नर्स पे आ गई थी और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब ये तीनों चीज़ें मिलके यानी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये तीनों मिलकर मेरे बच्चों बनाएंगी कोरियन। क्या बनाएंगी? आगे चल के ये सारी चीज़ें कोरियन, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगी। कोरियन, एमनियन, जब आप पढ़ेंगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट के, तो आपको ये सारे टर्म्स बार बार देखने को मिलेंगे। यही कोरियन आगे चल के प्लेसेंटा बनवाती है। क्या बनाने में हेल्प करेगी? प्लेसेंटा। ठीक है मेरी जान, यही आगे चल के क्या बनाएगा? प्लेसेंटा बनाएगा। अब इसके आगे हम कोरियोनिक विलाई बना दें, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके बना रहे हैं कोरियन, है ना। तो ये एक साइड से क्या होगा, जिस साइड से अटैच है उस साइड से ऐसे यूं कॉन्वुलेटेड हो जाएगा, या हम बोले फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर हम फोल्डेड स्ट्रक्चर की बात करें तो हम पहले सिंशियो बना लेते हैं बाहर वाली, ऐसे ये फोल्डेड हो गई। ठीक है, अंदर वाला स्ट्रक्चर जो हमारा ये मीजोडर्म है, ये भी इसके साथ फोल्डेड हो जाएगा। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा यानी यॉर्क सैक और एमनियन, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये उस तरीके से फोल्ड नहीं होंगे, सिर्फ ये बाहर की लेयर सिंशियो, साइटो और ये मीजो। तो ये हमने बना दी सिंशियो, यहाँ पे हम बना देते हैं साइटो, ऐसे समझ लो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, और साथ साथ ये मीजो वाली भी। ठीक है, मीजो को रेड ही रखते हैं, मीजो भी इसी शेप में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अंदर जो जैसा था अभी वो वैसा ही है, ये इसी तरीके से है, ये इसी तरीके से। बात समझ में आ रही? ये प्रोजेक्शंस ऐसे क्यों बन गए? पहली चीज तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, दूसरी चीज ये अटैच हो जाता है। ये किस में अटैच हो जाएगा? ये अटैच हो जाएगा फीमेल के यूट्रस में, एम्बेड हो जाएगा, घुस जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि इसको लेना है नरिशमेंट। किसके लिए नरिशमेंट लेना है? इस औलाद के लिए जो बनने वाली है, इस एम्ब्रियो के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो यहाँ पे है वो भी ऐसी लगी हुई है। ये अम्बिलिकल जो कॉर्ड होगी ना, इसमें बेटा दो चीज़ें होती है, 2 आर्टरीज से प्लस 1 वीन से बनी होती है। ठीक है, माँ की बॉडी से सब अच्छा निकाल लेना, न्यूट्रिएंट्स ले लेना, ऑक्सीजन ले लेना और सब वेस्ट प्रोडक्ट उनको वापस भेज देना। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जितने भी वेस्ट न्यूट्रिएंट है उनको बाहर निकाल देना। माँ से सब अच्छा ले लेना, उनको बुरा दे देना। सोचिए पैदा होने से पहले ही हम कितने ख़राब हैं, और आगे अगर हम अच्छी परवरिश मिलती है, परवरिश से ज़्यादा हमारी अपनी गट फीलिंग भी इंपॉर्टेंस रखती है, तो हम अच्छे बनते हैं। अदरवाइज हम सारी ज़िंदगी पैरासाइट ही बने रहते हैं। और ये बच्चा असल में होता क्या है, ये होता ही पैरासाइट है माँ के लिए। लेकिन अगर पैरासाइट से कंपेयर करें तो एक चीज़ ऐसी है जो पैरासिटिक नहीं है। पैरासाइट क्या होता है? लिविंग होस्ट पे डिपेंड करता है, ये भी लिविंग होस्ट पे है, सारा न्यूरिशमेंट उससे ड्राइव करता है, ये भी करता है। लेकिन पैरासाइट दूसरी प्रजाति पे करता है, यानी कि दूसरी स्पीशीज पे करता है। ये ह्यूमन स्पीशीज पे कर रहा है, तो यहाँ पे पैरासाइटिज्म को नहीं फॉलो करता है। अदरवाइज इट इज लाइक अ पैरासाइट, इट डिराइव्स ऑल इट न्यूट्रिशंस फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अब क्या होगा, ये यहाँ पे बेटा अटैच किससे? यूट्रस से। जो ये हमारा यूट्रस है ना, ये यूट्रस है वेजाइना, ये यहाँ पे तो अटैच है। यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी? स्वेलन हो जाएंगी। ये स्वेलन हो जाएगी क्यों? क्योंकि इसको देना है ब्लड नरिशमेंट। सारा नरिशमेंट किसको देना है? इज डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये क्या हो जाएंगी? स्वेलअप हो जाएंगी। इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इस कंडीशन को बोलेंगे मैटरनल साइनोसॉइड। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती हैं ताकि इसको नरिशमेंट दे सके अटैचमेंट के लिए। ठीक है, और एक और चीज़,
हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंट वीमेन में, स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज, हर हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो जो हार्मोन निकाल रही थी वो सिर्फ अपने लिए था, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। अब उसको हार्मोन निकालना है इस फीटस के लिए, इस एम्ब्रियो के लिए भी जो डेवलप करेगा, फीटस बनेगा, ऑर्गन्स डेवलप करेगा। तो फीमेल्स की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स का सर्ज होता है, या ये बोलते हैं एलिवेशन होता है, या हम ये बोल सकते हैं बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वो अपने साथ साथ इस क्या बोलते हैं फीटस को भी नरिशमेंट देगा। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये तुम्हारी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये तुम्हारी सेंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये तीनों मिलके कोरियन बना रही थी। यही कोरियोनिक स्ट्रक्चर या यही स्ट्रक्चर कहलाता है प्लेसेंटा। क्या कहलाता है बेटा मेरा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, यही काम तो करता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाटक क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो ग्लैंड्स जो डक्टलेस हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में ही तो प्लेसेंटा पाया जाएगा, तो ये एक टेम्परेरी ग्लैंड है, या ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल की बॉडी में जो नॉर्मली उसकी बॉडी में कभी नहीं निकलते, या निकलते हैं तो ट्रेसेस में। जैसे एनसीईआरटी कहती है रिलैक्सिन इज रिलीज इन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी बिल्कुल अपने पीक पे होती है, पार्चुरेशन से पहले, तो रिलैक्सिन निकलता है। असल में थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस में निकलता रहता है फीमेल बॉडी में, बट वी विल नॉट गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी बिकॉज वी हैव टू क्रैक द नीट। तो हम इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, पर निकलता है। कई सारे हार्मोन प्लेसेंटा निकालता है जो प्रेगनेंसी में निकलते हैं। इस वजह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ओनली द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस ओनली इन दी प्रेगनेंसी, दे आर रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ साथ एक और ग्लैंड भी टेम्परेरी ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, वो तो डिजेनरेट हो जाता है, यानी कि वो टेम्परेरी है। तो प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों ही टेम्परेरी हैं। हार्मोन की बात कर ली जाएगी, भाई हार्मोन क्या क्या निकाल रहे हैं। प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है HCG, तो ये जिस दिन चिपक जाती है फीमेल की बॉडी से, इम्प्लांटेशन होता है, उसी दिन HCG निकलने लगता है। और फिर यूरिन से जब हम टेस्ट करते हैं, किट से यूरिन का टेस्ट करते हैं, तो मुझ में HCG ही देखते हैं कि हार्मोन आया है या नहीं आया है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन, ये हार्मोन बता देता है नाउ इम्प्लांटेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, वीमेन इज प्रेग्नेंट। मगर इसको हम एक क्वेश्चन था, मैंने लिखा था कहीं पे, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। हम HCG को फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस नहीं मानते हैं। 1 महीने बाद जब बच्चे का दिल बन जाता है मदर की बॉडी में, तब हम कहते हैं ये फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस है, या फर्स्ट साइन ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है। क्योंकि भाई इम्प्लांटेशन के बाद बहुत से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, झटका लगा, मिसकैरेज हो गया, या सही से इम्प्लांट नहीं हुआ, मिसकैरेज हो गया। लेकिन जब ये प्रॉपर बढ़िया से चिपक जाता है, पूरा पैरासाइट घुस जाता है अंदर, नरिशमेंट लेने लगता है, 1 महीने के बाद हार्ट बीट धड़कता है दिल, जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से भी सुन सकता है। ठीक है, तो तब हम मानते हैं कि वो फर्स्ट सक्सेसफुल साइन है। HCG निकलेगा प्लेसेंटा से, जो कि क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता रहता है। ज़्यादा शुरुआत में नहीं निकलता है, 3 मंथ्स के बाद बहुत अच्छे से निकलता है। शुरू में इतना नहीं निकलता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा भी ग्रोइंग स्टेज में ही होता है। HCG का नाम मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, जिसका काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? कॉर्पस ल्यूटियम को। क्यों? ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहे, रहे। ओके, एक चीज एलेंटॉयस छूट गई। ये जो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यॉर्क सैक का कुछ हिस्सा अम्बिलिकल कॉर्ड में ऐसे आ जाता है। ठीक है, यूं इसी में घुस जाता है, इसी को हम एलेंटॉयस भी बोलते हैं। 3 चीजें आप पढ़ेंगे ना, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस। एलेंटॉयस कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है यॉर्क सैक का ही, वो बाहर आ जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में घुस जाता है। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ, हार्मोन। अगला हार्मोन है बेटा HPL। इससे पहली वीडियो में मैंने नहीं पढ़ाया HPL, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा, ह्यूमन प्लेसेंटल। ओके, हाँ, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनी इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है भाई? वीमेन प्रेग्नेंट हो गई है,
ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचना चाहिए कि बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो SPL निकाल देगा प्लेसेंटा। ये कहाँ पे एक्ट करेगा? फीमेल के मेमोरी ग्लैंड पे। कोई फीमेल है, ठीक है, उसके फटाफट एक्ट करेगा उसके मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। प्रेग्नेंट वीमेन है, इसके मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा कि मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होने लगे। किस चीज़, मेमोरी ग्लैंड में किस टिश्यूज़ का स्पेशली साइज बड़ा हो जाए? ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ का। कौन से ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़? जो आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा? जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। भाई ग्लैंड से ही तो प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, मेमोरी ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लैक्टिसिफेरस जो टिश्यूज़ मैंने पढ़ाए थे। तो बेसिकली प्लेसेंटा का जो HPL निकल रहा है, ये क्या कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है फीमेल बॉडी को, ठीक है, कि भैया आप तुम ब्रेस्ट को डेवलप करो, तैयार हो जाओ, तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनते ही तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी कि तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना है, फूड देना है, नरिशमेंट देना है। सो शी नीड्स टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, that is not secondary sexual character, I would say memory gland for the production of milk, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये तो बेटा हो गया हमारा प्रेगनेंसी का पूरा का पूरा सेकेंड वीक। ये सब तमाशा हुआ है सेकेंड वीक में। पहले वीक में क्या हुआ था? इम्प्लांटेशन तक ब्लास्टोसिस से समझ गए थे। दूसरे वीक में मैंने आपको बताया था ये चिपकने के बाद जो इनर सेल मास था वो दो पार्ट में टूटा, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट की भी सेल्स और ऐसे सर्कुलर में शेप में आ गई, बीच में कैविटी छोड़ दी, जिसको हमने उस आउटर वाले टिश्यूज को एमनियन कह दिया, और जो अंदर कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी उसको एमनियोटिक फ्लूइड कह दिया। इस तरफ जो हाइपोब्लास्ट था उससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हमने यॉर्क सैक कह दिया। यॉर्क सैक किस में काम करता है? हीमोपोइसिस में, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फीमेल की बॉडी में यूट्रस क्या करेगा? उसमें ब्लड वेसल्स जो होंगी वो थिकन होने लगेंगी। इसको हम बोलते हैं मैटरनल साइनोसॉइड। किसकी वजह से? ताकि ये न्यूट्रिशमेंट दे सके किसको? डेवलपिंग फीटस को। ये हो गया सेकेंड वीक। अब बेटा हम बात करेंगे थर्ड वीक की। थर्ड वीक का ही नाम होता है गैस्ट्रुलेशन। अब कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कहते हैं सर एक वर्ड गैस्टेशन होता है, एक गैस्ट्रुलेशन, क्या फर्क है? फर्टिलाइजेशन के दिन से ओवम निकला है उस दिन से मतलब नहीं है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से लेके बच्चे की पैदाइश तक का वक्त कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। मोटा मोटा हम उसको प्रेगनेंसी भी कह देते हैं। साइंस के टर्म में गेस्टेशन इज मच मोर एप्रोप्रिएट वर्ड देन सेइंग प्रेगनेंसी। गेस्टेशन पीरियड क्या है? वो टाइम जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है से लेके जब तक के बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाएगी। ह्यूमन फीमेल में ये वक्त माना जाता है 9 महीने का होता है। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ, लगभग 280 डेज का ये पीरियड होता है गेस्टेशन। जबकि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? ये पार्ट ऑफ गेस्टेशन है। थर्ड वीक ऑफ हम रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें बनेगा हमारा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन की अगर मोटी मोटी डिफिनीशन दी जाए तो गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। कौन सी जर्म लेयर्स आपकी बनेंगी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आपको याद होगा क्लास 11th में मैंने चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हम सीलोमेट्स पढ़ते थे। ट्रू सीलोमिक कैविटी किसके बिहाफ पे बात करते थे? कौन सी कैविटी, क्या लेयर्स? Do you run this system quick to virus access now? No. Wait a second, बेटा. Okay. गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। हो क्या रहा है यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था कौन सा? सबसे बाहर सिस्टीशियम, अंडर साइटोट्रोफोप्लास्ट, उसके अंदर एपीब्लास्ट था और हाइपोब्लास्ट था। अब एपीब्लास्ट हम बनाने जा रहे हैं। ये एपीब्लास्ट की डिस्क मान लीजिए, इसके अंदर एक स्ट्रीक ऐसे बन जाती है, ठीक है, और ऐसे यूं एक स्ट्रक्चर बन जाता है नॉब जैसा, ठीक है, जैसे ताले के अंदर चाबी जिसमें लगाते हैं वाला जो रीजन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड, और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव
स्ट्रीक। अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं एपीब्लास्ट के, ये सारे एपीब्लास्ट के जो सेल होते हैं ना, ये इसी प्रिमिटिव नॉब और प्रिमिटिव स्ट्रीक से अंदर की तरफ घुसने लगते हैं। किधर घुसने लगते हैं? अंदर की तरफ ऐसे घुसने लगते हैं। भैया इसके पीछे तो तुम्हारा क्या प्रेजेंट था, 3D में इमेजिन करो, हाइपोब्लास्ट। उस हाइपोब्लास्ट को ये कंज्यूम कर लेंगे और सिर्फ एपीब्लास्ट ही ग्रो करने लगेगी, जमाजम जमाजम जमाजम, क्योंकि अब ये बनेगा एम्ब्रियो, अब ये बनेगा वो बच्चा जो तुमको दुनिया में लाना है। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक या प्रिमिटिव नोड के जरिए अंदर की तरफ घुसने लगेगा और पीछे के हाइपोब्लास्ट को खाने लगेगा। ठीक है, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ये लेयर्स अंदर भी जाएंगी नीचे की तरफ। ठीक है, और हाइपोब्लास्ट को फिनिश कर देंगी। सबसे नीचे एक लेयर बनेगी जो कि स्ट्रॉन्ग ऐसे यूं बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, और बीच में ऐसे स्कैटर्ड लेयर बनेगी। ये जो बीच वाली बनी है मेरे बच्चों, ये थोड़ी सी स्कैटर्ड बनेगी। ठीक है, ये स्कैटर्ड बनेगी। तो इसके बिहाफ पे हम तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन अभी पढ़ लेंगे। सबसे ऊपर जो ये एपीब्लास्ट की थी, ये बन जाएगी तुम्हारी क्या, सबसे ऊपर है तो क्या बनेगी मेरी जान, ये बनेगी एक्टोडर्म। इसके अंदर ये जो स्कैटर्ड वाली है ये बनेगी मेसोडर्म, और जो सबसे नीचे बनी है वो क्या है तुम्हारी, एंडोडर्म। बात समझ में आ रही है? यस, राइट डाउन यस और नो, आर यू गेटिंग दिस? Yes, online. Write it down in comment section. Yes, Deepak. अरे ये क्या हो गया? लैपटॉप की बैटरी बहुत लो हो गई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो हमारी तीनों लेयर्स बनी है, ये बनी कैसे है? डिफरेंशिएशन से। आपको याद हो तो मैंने बताया था टिश्यूज जब डिफरेंशिएट होते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। डिफरेंशिएशन तो शुरू हो गया, किसका डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था? इनर सेल मास, आईसीएम, या हम बोलेंगे इसको एम्ब्रियोब्लास्ट। इसका डिफरेंशिएशन शुरू हो गया तो बनने लगी एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ये तीनों लेयर्स ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण करेंगी। अब जो 9 महीने का नाटक है, जो कि 7 महीने या 6.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है, अदर देन द एक्सेसिव ग्रोथ, उसमें इन तीनों लेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, सो गैस्ट्रुलेशन बेसिकली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 लेयर्स। अब इन लेयर से कौन कौन से टिश्यूज बनेंगे, उन टिश्यूज के हिसाब से हम ऑर्गन डिसाइड कर लेंगे। भाई ह्यूमंस के अंदर आपने 4, ह्यूमन छोड़ो, एनिमल के अंदर आपने 4 तरह के टिश्यू पढ़े हैं लास्ट ईयर। कौन कौन से टिश्यूज थे? एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यही तो 4 तरह के टिश्यूज आपने पढ़े थे। नर्वस टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल पढ़ा था, ठीक है, एपिथेलियल, नर्वस, और क्या मैं बता रहा था? कनेक्टिव। एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव। चौथा कौन सा होता है? देखिए मेरे ध्यान से उतर गया, मस्कुलर। मस्कुलर, हे मस्कुलर, हे पॉपुलर। चलो बेटा, अब हम बात करेंगे कौन सा टिश्यू किससे बनने वाला है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम विच पर्टिकुलर लेयर या विच पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये तीनों है। नर्वस सिस्टम, गांठ बांध लो, एक ही चीज से बनेगा, वो होगा हमारा एक्टोडर्म। क्या होगा? एक्टोडर्म। एपिथेलियम तीनों से बनता है, एक्टो से, मीजो से और एंडो से। समझ रहे हो? ये रशीद की बेगम है जिन्हें कोई भी भाभी कह के पुकार सकता है, तो ये किसी से भी बन जाता है, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिव की। बेटा कनेक्टिव नहीं, मीजोडर्म जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीजोडर्म जो होती है ये कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों को बनाती है। मीजोडर्म से कनेक्टिव भी बनेगा, मीजोडर्म से मस्कुलर भी बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया अगर तुम ये समझ गए। एग्जाम वाला बैठने वाला कोई ऐसी मतलब जे तो नहीं है ना, तो वो बहुत समझदार है। वो क्या करेगा? आपको ऑर्गन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लड दे देगा, तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फटाक से तुम टिक लगा दोगे क्या? मीजोडर्म। WBC दे देगा, कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होगा? मीजोडर्म। ये बात समझ में आ रही है?
इतनी बात समझ में आ रही है? क्या चीज किससे बनेगी? यही तीनों लेयर डिफरेंट ऑर्गेन्स को बनाएंगी। अब कौन सा ऑर्गेन कब बनता है, यानी प्रेगनेंसी के 9 महीने हमें देखना है कौन सी चीज कब बनेगी। मुझे लग रहा है यही लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा पाऊंगा। इसके बाद का जो टॉपिक बच रहा है हमारा, वो टॉपिक बचेगा पार्चुरेशन और लैक्टेशन, यानी बच्चे की पैदाइश और पैदाइश के बाद उसका नरिशमेंट, फीमेल बॉडी है, ठीक है, मतलब ग्रोथ फीमेल बॉडी की, कि वो फीड कराने लायक हो गई है या नहीं। प्रेगनेंसी के सारे वक्त के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी की बात की जाए तो हम एक चार्ट बना लें भाई। फर्स्ट मंथ, ठीक है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ के बारे में एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, होते हैं चेंजेस, नहीं दिया है तो नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ें जिससे हमारा कंपटीशन निकले और जीवन में सुकून है। बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे चुल हो तो तुम बहुत सी बुक हैं मार्केट में पढ़ सकते हो। फिर फिफ्थ मंथ, फिर हमारा सिक्स्थ मंथ, फिर 7 to 9th मंथ कुछ नहीं है, बच्चा ग्रो करेगा बढ़िया से और उसकी बर्थ का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनो, किस महीने में क्या बनता है। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो सबसे पहले उसका दिल धड़कता है, आज इतनी खुशी मिली है। देखिए जब आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास अल्ट्रासाउंड कराने, सोनोग्राफी, आई डोंट नो व्हाट प्रैक्टिकल सिनेरियो वुड बी देयर इनसाइड दैट सीन, बट आई एम जस्ट गेसिंग, तो जो वो हार्ट बीट सुनाते हैं ना, वो यही हार्ट बीट होते हैं। कहते हैं अपने बच्चे के दिल की धड़कन को सुनिए, और ये सुनने के बाद फॉरेनर्स कहते हैं ओ माय गॉड, और इंडियंस कहते हैं हाँ ठीक ठीक सही है। तो पहले मैंने क्या बन गया बेटा, हार्ट बन जाता है। यही हार्ट का जो फॉर्मेशन है ना, यही फर्स्ट साइन ऑफ क्या है, ग्रोइंग फीटस। ये हार्ट का फॉर्मेशन ही फर्स्ट साइन है, पहला चिन्ह है, ये बताने के लिए कि फीटस क्या कर रहा है, ग्रो। पता चले हम प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद, भैया हमने तो किट उठाई, चेक कर लिया और ये झमक के खुशी बना ली, ये सितारे, ये पटाखे दगा डाले, 1 महीने बाद पहुंचे धड़कन ही नहीं है, पता चला वो डिजनरेट हो गया था, बॉडी से निकल गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। ऐसा नहीं है, पता चल जाता है, मिसकैरेज होता है तो सब पता चलता है, एंडोमेट्रियम टूटती है। मैंने कहने का मतलब ये है कि बच्चा ऐसा तो नहीं मर गया है, सही से इम्प्लांट नहीं हुआ है, हार्ट बीट उसकी नहीं ग्रो कर रही है, मतलब धड़क रही है। तो हार्ट बीट क्या है, पहला साइन है ग्रोइंग फीटस का। कब पता चल जाता है, पहले महीने में। दूसरे महीने में क्या होता है, बच्चे के लिम्स बोले तो हाथ पैर ग्रो करने लगते हैं, लिम्स एंड डिजिट, ये हमारी डिजिट्स है ना, लिम्स एंड डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा अभी 2 महीने का है, उसका जेनाइटल बोले तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी फॉर्म हो चुका है। कब, सेकेंड मंथ में। बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इस टॉपिक को, समझ आ रहा है, क्योंकि हर मंथ में क्या चीज कैसे बन रही है इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिस बिकम्स अ क्वेश्चन। देखो इतना टाइम हो गया है कंपटीशन को, इतने सालों से एग्जाम्स हो रहे हैं कंपटीशन की, कि अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं। तो हमें ऐसी जगह से उठाना है जहाँ से बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपका बेस क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा तीसरे महीने क्या होने वाला है। तीसरे महीने में ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाती है, यानी ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम शुरू हो जाते हैं बनना। देखो बेटा ऐसा नहीं कि बड़ा सा दिल बन गया, बड़े से किडनी बन गई, बड़े सा मतलब जो बच्चे का साइज है, अभी सब कुछ चुन्नू चुन्नू है, छोटा छोटा बच्चा 3 महीने का, ठीक है, लेकिन ऑर्गेन्स बन गए। अब बचे हुए समय में इनकी ग्रोथ होनी है ना मेरी जान, अभी ये बड़े होंगे, लेकिन बन गया है। कब, 3rd मंथ के एंड होते होते, ट्राइमेस्टर ऑफ इन द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर दे आर गेटिंग दी, 3rd ट्राइमेस्टर दे आर गेटिंग दी व्हाट, डेवलप्ड ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम। अब बेटा हम बात करते हैं तुम्हारे 5th मंथ की। 4th मंथ का कुछ नहीं दिया हुआ है। 5th मंथ में फीमेल को पता चलने लगता है, और जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पे हस्बैंड हाथ रखता है, काम रखता है और कहता है ओह लात मारी। दैट लात मारी इज नथिंग, दैट इज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी कब महसूस होता है, 5वें महीने में। तो यहाँ पे फीटस क्या करता है, फर्स्ट मूवमेंट करता है। अगर आपसे कोई पूछे फीटस का फर्स्ट मूवमेंट कब होगा, 5th मंथ, ठीक है। 5th मंथ में फीटस ने मूव करना शुरू कर दिया। मूव करने के साथ साथ अब वो जलवा मारेगा, मेरी तरह बार बार बालों को छुएगा, आदत है यार मैं क्या कर सकता हूँ, यानी अब उसके हेयर्स निकल आएंगे, हेयर्स ऑन हेड। अब बेटा कंफ्यूज मत होना, 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, एक हेयर ऑन हेड आएगा, एक हेयर ऑन बॉडी आएगा। हेयर ऑन हेड आएगा और हेयर ऑन बॉडी आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। बात समझ आ रही है। हेयर ऑन हेड कब आएगा, 5वें महीने आ जाएगा, ठीक है। हेयर ऑन हेड कब आएगा, 5वें महीने में। 6ठे महीने में क्या होगा,
छठे महीने में खूबसूरती आना शुरू होगी, बच्चा पूरी तरह से बच्चा लगने लगेगा, जो आईलिड्स चिपकी थी वो सेपरेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आईलिड सेपरेट होंगी। आईलिड सेपरेट होने का मतलब नहीं कि बच्चे ने आंखें खोल दी, अंदर से देख रहा है ये क्या है, ये कहाँ फंसा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। आईलिड सेपरेट हो गई हैं। आईलिड सेपरेट हो गई हैं तो आई लैशेस भी आ गए हैं। आई लैशेस बोले तो पलके, सुंदर सुलके, ठीक है, पलके बन गई हैं और आईलिड सेपरेट हो गई है। इसके अलावा बॉडी पे हेयर्स आ गए हैं, हेयर्स ऑन बॉडी। कहाँ पे बाल आ जाएंगे? शरीर पे बाल आ जाएंगे। अब ये कुछ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लेनुगा होता है, कुछ बच्चों के साथ कम होता है। लैन्यूगो, पता नहीं तुम लोग कैसे प्रोनाउंस करोगे, लैन्यूगो। लैन्यूगो क्या होता है? बच्चों के शरीर पे बाल। आपने देखा होगा छोटे बच्चे पैदा होते हैं, माथे पे बहुत सारे बाल होते हैं, पीठ में, गर्दन में। फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, आटे की लोई बना के तेल लगा के वो बालों को मार खुरच के निकाल देती हैं शरीर से। दैट इज लैन्यूगो। छोटे बच्चों के शरीर पे जो बाल होते हैं दैट आर कॉल्ड लैन्यूगो। 6 मंथ पे वो आना शुरू होते हैं। उससे पहले बच्चे की बॉडी पूरी चिकनी है। अब बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चे से मूव करेगा, उसके अंदर वो ग्रो करता रहेगा, मदर से नरिशमेंट लेता रहेगा। और अगर 7वें महीने में पैदाइश हो गई तो बच्चा बच भी सकता है, लेकिन 7वें महीने की पैदाइश में एक दिक्कत आती है। अगर बच्चा मेल है तो 7वें महीने में उसके इंग्विनल कैनाल से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके देखिएगा, इंग्विनल कैनाल से उतर के टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाती हैं। अगर वो उतरने से पहले बच्चा पैदा हो गया है तब तो मामला डिस्टर्ब है भाई, अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो जाएंगे, उसको फिर हमें ऑपरेट या सर्जिकली नीचे लाना पड़ेगा। वो भी अगर पता चलता है इनिशियल स्टेज में, मतलब बच्चा घर में ना हो कि हॉस्पिटल में हुआ प्रॉपर, ठीक है। बहुत से बच्चे गाँव में जो पैदा हो जाते हैं जिनका प्रॉपर क्या बोलेंगे डायग्नोस नहीं होता है या उनको प्रॉपर देखा नहीं जाता है, क्लिनिकल उनका मॉर्फोलॉजी नहीं देखी जाती, उनमें दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई। पीपल आर वेरी मच अवेयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैज़ टेकन अ बोन इन द करंट सिनेरियो. So what I am trying to say that if the child is born in the 7th month, then there is a possibility of undescended testis, because the testis fall into the scrotum in the 7th month, end of the 7th month. Clear हो गई मेरी बात? Okay, this is all about the pregnancy. अब 9th month पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारे फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा हार्मोनल चेंज की वजह से। वो कैसे होता है? उसके लिए बच्चा जिम्मेदार होता है। बच्चा निकालता है कॉर्टिसोल या एंड्रोजेंस, जिसकी वजह से एक सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि बस इट्स टाइम टू मेक हिम आउट ऑफ द वे, और नॉट आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 5 मिनट का रिकैपिचुलेशन, जितना पढ़ा है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज हम बात कर रहे थे बेटा 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी 2nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से इम्प्लांटेड जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें 2 लेयर थी जो आउटर मोस्ट थी। एक थी ट्रोफोप्लास्ट, जो मेन ट्रोफोप्लास्ट थी उसको साइटोट्रोफोप्लास्ट, उसके बाद एक सिंशियोट्रोफोप्लास्ट। सिंशियो को मेन कहेंगे क्योंकि वही अटैच करेगी। सिंशियोट्रोफोप्लास्ट और जो हमारी ये नॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट है, इसके साथ जो अंदर एपीप्लास्ट था उसने बना लिया क्या है तुम्हारा मीजोडर्म। उसने नहीं बनाया, यॉर्क सैक ने बनाया था तुम्हारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये तीनों मिलके बनाएंगे कोरियन। ये कोरियन बनाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देना शुरू कर देगा नरिशमेंट। किसको? इस फीटस को, इस एम्ब्रियो को, नॉट फीटस। फीटस हम 2 महीने से पहले नहीं बोलते हैं, 2 महीने के बाद हम फीटस बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 महीने से पहले फीटस नहीं, एम्ब्रियो बोलेंगे। करेक्ट मी व्हेन एनीबडी इज रॉन्ग, not correct me when anybody is wrong, correct me when I am wrong, correct everybody whensoever he or she is wrong, but you can correct only when you are correct yourself. ठीक है, चलो बहुत ज्ञान की बात होगी। अब प्लेसेंटा से एक्सचेंज हो रहा है नरिशमेंट, कैसे? मैटरनल साइनोसॉइड की वजह से, ठीक है, मदर साइनोसॉइड की वजह से, जिसमें मदर की ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं यूट्रस की और नरिशमेंट देने लगती हैं। धीरे धीरे प्लेसेंटा जो क्रोनिक विलाई बनता है ये चिपक जाता है, फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो निकल ही नहीं सकते और सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं, और इस वजह से इसको हम टेम्परेरी हार्मोन्स नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जरूर बोलते हैं प्लेसेंटा को। हार्मोन है HCG, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। फीमेल जो टेस्ट किट से, प्रेगा न्यूज किट वगैरह से चेक करती हैं प्रेगनेंसी, वो इसी हार्मोन की वजह से चेक कर पाती हैं, अदरवाइज वो चेक नहीं कर सकती। बात समझ में आई? HPL निकलता है, यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ा देता है कि भैया तैयार हो जाओ, बेबी पैदा होगा तो तुम्हें उसको नरिश करना है, उसके लिए तुम्हें मिल्क प्रोड्यूस करना है।
ये बात हो गई। इतने स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है? थर्ड वीक, जैसे ही तीसरा हफ्ता शुरू होता है लेयर्स बनना शुरू हो जाती। 3 लेयर्स बनाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तीनों लेयर कैसे बनेंगी? जो एपिब्लास्ट था उसमें बनेगी एक प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रिमिटिव नोड, जिसके अंदर घुस घुस के सारे एपिब्लास्ट के टिश्यू नीचे जाएंगे, हाइपोब्लास्ट को खा डालेंगे और 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे नीचे एंडोडर्म, सबसे ऊपर एक्टोडर्म, बीच में क्या होगी? मीजोडर्म। मीजोडर्म से सारे टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स बनते हैं, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स बनते हैं। तीनों लेयर में अलग अलग चीजें क्या बनाएंगे? एक्टोडर्म से आपका बनेगा एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एंडोडर्म से आपका बनेगा सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज का कुछ पार्ट वो बनाता है, बाकी इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एज कम्पेयर टू मीजोडर्म। मीजोडर्म जानलेवा है, जानलेवा से मतलब जलवेदार है, क्योंकि एक कनेक्टिव भी टिश्यू बनाता है, मस्कुलर टिश्यू बनाता है, सब पार्ट ऑफ एपिथेलियल भी बनता है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ एपिथेलियल भी बनता है। इसलिए एपिथेलियल में आप लोग कई जगह ये वर्ड सुनते हैं, एंडो एपिथेलियल, मीजो एपिथेलियल या एक्टो एपिथेलियल। तो ये एंडो, मीजो और एक्टो एपिथेलियल जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिन के बेसिस पर नाम दे दिया। भैया मीजो से बना तो मीजो एपिथेलियल, ठीक है, एक्टो से बना एक्टो एपिथेलियल, एंडो से बना एंडो एपिथेलियल। खत्म। प्रेगनेंसी की बात की जाए 9 महीने चलती है, इस पूरे टाइम को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड में जो फर्टिलाइज हमारा इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट था, जो हमारा क्या बोलेंगे एम्ब्रियो था, से लेके पूरा फीटस बनना, फीटस से पूरा उसका ऑर्गेनोजेनेसिस होते होते पूरा ऑर्गेन से पूरा बच्चा तैयार हो जाना, बॉडी से बाहर चला जाना, ये पार्ट होगा। जिसमें पहले मैंने बनेगा हमारा हार्ट, जो कि फर्स्ट साइन है किसका? ग्रोइंग फीटस का। दूसरे मैंने लिम्स, डिजिट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनेगा। तीसरे मैंने ऑर्गेन सिस्टम्स बनेंगे, जो भी छोटे छोटे हैं, आगे चल के मॉडिफाई होंगे या ग्रो करेंगे। फिर 4th मंथ में कुछ एनसीईआरटी मैंने दिया है, होता है, नहीं पढ़ने की जरूरत है। 5th मंथ में फीटस मूवमेंट शो करेगा, करवटें लेगा, लात मारेगा, मजे काटेगा और उसकी बॉडी में हेयर्स आ जाएंगे, हेड पे, बॉडी पे नहीं, हेड पे। 6ठे महीने उसकी बॉडी पे भी हेयर्स आ जाएंगे, जिसे लैनिगो भी कहते हैं, प्लस आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी। मजा आ गया है। अब लास्ट वीडियो में हम चैप्टर फिनिश कर देंगे, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, 2 टॉपिक बचे हैं बस। और इस तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क। इफ यू लाइक इट, आई बिलीव आई एम मेकिंग माई सेल्फ more understandable and reachable to you people and accessible in terms of my language which I am using. I hope that you will definitely work hard in your studies.